हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका अपना चैनल स्टडी विद नारायण में। दोस्तों, आज हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एक अति महत्वपूर्ण क्लास देखेंगे, जो कि 38वीं बीपीएससी से लेकर 69वीं बीपीएससी तक, जो कि रसायन विज्ञान मीन केमिस्ट्री में जो भी आया हुआ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रीलिम्स में, वो सब देखेंगे। जो कि आने वाले जो भी एग्ज़ाम हो, जैसे 70वां बीपीएससी या फिर अभी रेलवे का जो भी एग्ज़ाम है, टेक्नीशियन, एएलपी, जेई, एनटीपीसी या फिर कोई भी अदर स्टेट का एग्ज़ाम, फिर एसएससी, बैंकिंग, इन सबों के लिए एक अति महत्वपूर्ण क्लास होने वाले हैं। क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है जनरली, या फिर उससे बेस्ट क्वेश्चन। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। फ्रेंड, क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सबों से एक अनुरोध है कि जो भी चैनल में नए होंगे, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज का पहला क्वेश्चन, निम्न तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होती है? तो न्यूट्रॉन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, तांबा और हाइड्रोजन में जो न्यूट्रॉन नहीं होता है वह हाइड्रोजन हो जाएगा, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर और मास नंबर दोनों एक ही होता है। न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए मास नंबर से एटॉमिक नंबर घटाना पड़ता है, तो यहाँ दोनों जब सेम होता है तो घटाने के बाद जीरो हो जाएगा, तो न्यूट्रॉन की संख्या यहाँ पे जीरो हो जाएगा हाइड्रोजन में। दूसरा, रासायनिक गुणों को अपरिवर्तित रखते हुए परमाणु के नाभिक में जोड़े जाने वाले कण क्या हैं? तो रासायनिक गुणों को अपरिवर्तित रखते हुए परमाणु के नाभिक में जो जोड़े जाने वाला कण है वह हो जाएगा न्यूट्रॉन। एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा क्या कहलाता है? तो न्यूक्लियस नाभिक कहलाता है। प्रोटॉन का धनावेशित हिस्सा, परमाणु केंद्र का धनावेशित हिस्सा न्यूक्लियस। परमाणु का नाभिक के अवयव क्या है? तो परमाणु के नाभिक में जो पाया जाता है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में पाया जाता है। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प गलत है? परमाणु के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है, जो गलत है वो हम लोग को देखना है। नाभिक के अंदर प्रोटोनों और इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है, ये गलत। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन नहीं बल्कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है, तो यहाँ से ऑप्शन ए ही गलत हो जाएगा, 5 का ए। बाकी जो भी ऑप्शन दिया है बी, सी, डी सब सही है। इलेक्ट्रॉन धन ऋण आवेशित होते हैं और इनका द्रव्यमान नगण्य होता है, ये भी सही है। परमाणु संख्या एक तत्व के परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या है, ये भी सही है। समस्थानिक परमाणु ईंधन के रूप में चिकित्सा के क्षेत्र में और कार्बन डेटिंग में प्रयोग होता है, ये भी सही है। तो 5 का जो गलत ऑप्शन चुनना था वह ए हो जाएगा। नाभिक के अंदर में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण परमाणु विद्युत उदासीन होता है, ये गलत है। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन नहीं बल्कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है। अगला, परमाणु के नाभिक में कौन से मूल कण होते हैं? अभी हम लोग पहले देखे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। फ्रेंड्स, देख रहे हैं ये सिविल टाइप का एग्जाम है, उसमें भी क्वेश्चन रिपीट कर रहा है। छठा, एक तत्व में इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः 18 तथा 20 है, इस तत्व में द्रव्यमान संख्या क्या हो जाएगा? तो द्रव्यमान संख्या होता है प्रोटॉन या फिर इलेक्ट्रॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, तो यहाँ पे द्रव्यमान संख्या हो जाएगा 18 + 20 38। एक नाभिक की द्रव्यमान संख्या होती है, एक नाभिक में द्रव्यमान संख्या जो होती है न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या का योग। प्लूटोनियम न्यूक्लियाइड नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगा? फ्रेंड्स, हम लोग अभी पहले भी डिटेल जाने थे। न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए उसका एटॉमिक मास से एटॉमिक नंबर घटाना पड़ता है, यानी द्रव्यमान से भार से द्रव्यमान संख्या। तो 242 में हम लोग 94 घटाएंगे तो 148 हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कण आवेश रहित है? तो न्यूट्रॉन में चार्ज नहीं होता है। जेम्स चैडविक इसके खोज करता है 1932 में, तो इसमें आवेश नहीं रहता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा रेडियोधर्मी तत्व उत्सर्जित धनात्मक रूप से आवेशित होता है? तो अल्फा कण धनावेशित होता है, जिसमें कि +2 चार्ज होता है, जबकि बीटा कण नेगेटिव होता है और गामा चार्ज आवेशहीन होता है। परमाणु का रेडियोधर्मी तत्व में जो होता है सो कैथोड किरणें एक कैटायन के रूप में जो होता है, ये भी इलेक्ट्रॉन रहता है इसमें, कारण ये भी नेगेटिव होता है। एक तत्व के समस्थानिक अलग अलग क्यों होते हैं? एक तत्व के जो समस्थानिक अलग अलग होते हैं वह द्रव्यमान संख्या के कारण होता है। समस्थानिक मीन आइसोटॉप्स। आइसोटॉप में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन
प्रोटॉन मीन इसमें एटॉमिक नंबर सेम रहता है और एटॉमिक मास अलग होता है। मतलब प्रोटॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या और एटॉमिक नंबर सेम होता है, परमाणु संख्या समान होता है, लेकिन द्रव्यमान संख्या इसमें अलग होता है। तो अलग जो हो जाएगा वह द्रव्यमान संख्या। नाभिक विखंडन किसके संघात के कारण होते हैं? तो नाभिक विखंडन जो होता है, नाभिकीय विखंडन, न्यूक्लियर फ्यूजन, वो न्यूट्रॉन के कारण होता है। अगला, एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किसमें मिलता है? तो एक ही प्रकार के परमाणु जो मिलता है, प्राकृतिक जो तत्व होता है उसमें एक ही प्रकार का परमाणु मिलेगा, जो ऑप्शन है उसमें। बाकी यौगिक और मिश्रण ये सब में एक से अधिक तत्व, एक से अधिक परमाणु मिलेगा। निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? अभी हम लोग डिस्कस भी किए थे। अल्फा किरण में पॉजिटिव चार्ज होता है, बीटा किरण में नेगेटिव और गामा किरण में चार्जहीन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु तत्व में पाया जाता है? तो धातु तत्व में जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जनरली होता है वह लास्ट में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, 2 या 3 के रूप में होता है जनरली धातु तत्व में। तो यहाँ 2 और 8 है, 2, 8, 8 और 2, 8, 2, 8 और 8 है। तो ए और सी ये इनर्ट गैस वाला में हो जाएगा, यानी जिसका कच्चा पूरा भरा हुआ है। बाकी 2, 8, 7, 8, 7, 15, 2, 17 एक क्लोरीन ग्रुप वाला हो जाएगा, यानी हेलोजन वाला। तो यहाँ पे हम लोग को धातु तत्व में पूछा था 2, 8, 8, 2। इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन दिया हुआ है यह कैल्शियम का है यहाँ पे। तो 16 का आंसर डी हो जाएगा। 17, जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं उस तत्व की द्रव्यमान संख्या क्या हो जाएगा? तो द्रव्यमान संख्या हम लोग पहले भी देखे थे, प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, या एटॉमिक संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, या फिर इलेक्ट्रॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या से ज्ञात करते हैं। तो प्रोटॉन की द्रव्यमान संख्या यहाँ हो जाएगा 2 + 2 4। किसी परमाणु नाभिक का आइसोटॉप वह नाभिक है जिसमें क्या होता है? तो आइसोटॉप वह नाभिक है जिसमें प्रोटॉन की संख्या वही होती है लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। कोलॉइड आकार के कण की सीमा क्या होती है? तो कोलॉइड आकार की कण की सीमा 10⁻⁻7 मीटर से 10⁻10 मीटर होता है। आधुनिक परमाणु प्रतीक किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो आधुनिक परमाणु प्रतीक जो है वह बर्जिलियस के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी होगी? तो लिथियम, बेरिलियम और बोरान। तो हम लोग जानते हैं कि ऊपर से नीचे जब जाते हैं तो कोई भी तत्व का परमाणु त्रिज्या बढ़ते ही जाता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन हो जाएगा लिथियम, बेरिलियम, बोरान में, उसमें बोरान हो जाएगा। हाइड्रोजन परमाणु के एनवें स्थिर कक्ष का अर्धव्यास क्या हो जाएगा? तो हाइड्रोजन परमाणु के एनवें स्थिर कक्ष का अर्धव्यास का जो फॉर्मूला हो जाएगा वह हो जाएगा n², यानी r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n²। नेक्स्ट टॉपिक केमिस्ट्री में जो था अभी, पहले हम लोग एटॉमिक नंबर वाला चैप्टर देख रहे थे, अब रासायनिक एवं भौतिक परिवर्तन और विलयन। भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। तो भौतिक परिवर्तन उसे कहते हैं जो कि एक बार अगर वो चेंज हो जाता है तो पुनः दोबारा वो अपना पूर्ववर्ती स्टेट में आ जाता है, तो उसे हम लोग भौतिक परिवर्तन करते हैं। और केमिकल परिवर्तन या फिर रासायनिक परिवर्तन पूछता तो उसमें ऐसा होता है कि कोई भी मैटर अगर जब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बन जाता है तो दोबारा वह पुराना फॉर्म में नहीं आ पाता है। यहाँ पे भौतिक परिवर्तन का एग्जाम्पल दिया हुआ था। तो हवा में चांदी के बर्तनों का काला होना, इससे फिर दोबारा चांदी का बर्तन अच्छे से नहीं हो जाएगा, तो ये रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती जल गया दोबारा मोमबत्ती नहीं बनेगा, ये भी रासायनिक परिवर्तन। दूध से दही का बनना, ये भी रासायनिक परिवर्तन। बल्कि पानी में चीनी का घुलना, ये भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। किस नियम के अनुसार समान ताप और दाब पर सभी गैसों के निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है? तो समान ताप और दाब एवोगैड्रो लॉ के अनुसार से समान ताप और दाब पर किसी भी गैस का आयतन में अणुओं की संख्या समान होगी। तो एवोगैड्रो नियम। संघनन क्या है? तो संघनन जो है वह वाष्प में द्रव का परिवर्तन हो जाएगा। संघनन वाष्प में द्रव का परिवर्तन, वाष्प में द्रव का परिवर्तन संघनन कहलाएगा। विलयन विलायक के प्रति इकाई आयतन या प्रति इकाई द्रव्यमान में उपस्थित विलय की मात्रा को रसायन में किस रूप में जाना जाता है? तो विलयन की सांद्रता के रूप में। पानी का इलेक्ट्रोलाइसिस
क्या है? तो पानी का जो इलेक्ट्रोलाइसिस होता है वह विद्युत का विघटन प्रतिक्रिया के कारण होता है। रसायन विज्ञान के अनुसार निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो लोहे में जंग लगना यह रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। पानी का उबलना यह भौतिक परिवर्तन हो जाएगा, क्योंकि उबला हुआ पानी को हम लोग अगर ठंडा करेंगे तो फिर पानी प्योर पानी के रूप में आ जाएगा। ठोस कपूर से कपूर वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ठोस कपूर से कपूर का वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को हम लोग सब्लिमेशन या फिर उध्रुपातन कहते हैं। उत्पादन ऐसा प्रोसेस होता है जब कोई भी पदार्थ जो ठोस अवस्था में होता है गैस में बदले बिना डायरेक्ट व वाष्प यानी भाप के फॉर्म में बदल जाता है। घरेलू एलपीजी सिलेंडरों में दाब मापक नहीं प्रयोग किए जाते, क्योंकि ये एलपीजी के द्वारा चॉक हो जाते हैं, जिसके कारण दाब मापक प्रयोग नहीं किया जाता है। एलपीजी अत्यधिक दाब में संपीड़ित गैस को द्रवीकृत किया जाता है। एलपीजी का पूर्ण रूप होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना था। शुद्ध जल में नमक को घोलने से जल का क्वथनांक बढ़ जाता है एवं जल का हिमांक घट जाता है। तो शुद्ध जल में नमक को घोलने से जल का क्वथनांक बढ़ नहीं जाता है बल्कि घट जाता है, जबकि हिमांक बढ़ जाता है। जब जल में मिथाइल अल्कोहल डालते तो जल का क्वथनांक घट जाता है, ये गलत। जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, मतलब यहाँ पे दोनों अपोजिट दिया हुआ था। तो 9 का जो कथन के अनुसार से दिया था 1 और 2 दोनों गलत हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे कौन सही है सो पूछा था। तो शुद्ध जल में नमक को घोलने से जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, ये सही है। एवं जल का हिमांक घट जाता है, ये भी सही है। जल में जब मिथाइल अल्कोहल डालते हैं तो जल का क्वथनांक घट जाता है, ये भी सही है। यहाँ सही पूछा था तो दोनों इसका सही हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। 10वां, निम्नलिखित कथन पर विचार करना था। क्रिस्टलीकरण शुद्ध पदार्थ क्रिस्टलों को उनके विलयन से डालने की प्रक्रिया है, तो ये सही है। क्रिस्टलीकरण के दौरान घटक परमाणुओं और अणुओं के बीच का बंधन स्थापित होता है, ये भी सही है। यह रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, गलत। या भौतिक परिवर्तन का उदाहरण हो जाएगा क्रिस्टलीकरण। बाकी जो 1 और 2 दिया हुआ था ये दोनों सही है। मीन क्रिस्टलीकरण शुद्ध पदार्थ के क्रिस्टलों को उनके विलयन से निकालने की प्रक्रिया है, और क्रिस्टलीकरण के दौरान घटक परमाणुओं और अणुओं के बीच एक बंधन स्थापित होता है, दोनों सही हो जाएगा। दूध उदाहरण है, तो दूध कोलाइड विलयन का और इमल्सन का एग्जाम्पल है। वायु क्या है? तो वायु विभिन्न गैसों का मिश्रण है, जिसमें सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन पाया जाता है 78.09%, ऑक्सीजन 20.95%, आर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.036%। आणविक ऑक्सीजन का पत्तियों से निकलना कौन सी भौतिक क्रिया है? तो आणविक ऑक्सीजन का पत्तियों से निकलना विसरण कहलाता है। विषम का पता लगाना था यहाँ पे। फल का पकना, सीमेंट की सेटिंग, कोयले का जलना, उपयुक्त में से एक से अधिक जो है, तो ये सब यहाँ पे रासायनिक परिवर्तन है, कोई भी यहाँ पे भौतिक परिवर्तन नहीं है, तो इसमें उपयुक्त में से कोई भी नहीं हो जाएगा। निम्नलिखित में विशेषताओं में से कौन सी रासायनिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है? तो रासायनिक परिवर्तन ऊर्जा में कोई निवल परिवर्तन नहीं होना, ये गलत है। ये होता है तो ये विशेषता नहीं हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वह प्रक्रिया जिसमें प्रकाश संश्लेषण के दौरान वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित किया जाता है, अपचयन हो जाएगा यानी रिडक्शन। फ्रेंड, जिसको भी पीडीएफ का ज़रूरत है वह टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाइएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, वहाँ से आप सब पीडीएफ के लिए ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। अगला, अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण संख्या घटती है को क्या कहा जाता है? जिसमें ऑक्सीकरण की संख्या घटती है उसे अपचयन कहते हैं, और जिसमें ऑक्सीडेशन की संख्या बढ़ेगी उसे उपचयन बोलेंगे। अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण संख्या घटती है तो अपचयन, और ऑक्सीकरण संख्या बढ़ेगी तो उपचयन। निम्नलिखित विकल्पों में से किसी एक विकल्प में सामग्रियों को उनके कणों के बीच के आकर्षण बल के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया है, सही विकल्प चुनें। तो बढ़ते क्रम में जो जितना जो गैसियस स्टेट में रहेगा उसमें थोड़ा बल कम रहेगा, लिक्विड में ज़्यादा हो जाएगा, सॉलिड में उससे ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस, फिर पानी, फिर लौह धातु।
अब अकार्बनिक रसायन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है? तो धातु, अधातु, उपधातु, ये तीनों तत्व का एग्जाम्पल है। बाकी जो गैस है ये तत्व का एग्जाम्पल नहीं है। आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो लेवोजियर को। नीला तोता क्या होता है रासायनिक रूप में? तो कॉपर सल्फेट CuSO4 5H2O इसका फॉर्मूला होता है ब्लू विट्रोल का। अनबुझा चूना क्या है? यानी क्विकलाइम, सर हाँ क्विकलाइम हो जाएगा। तो अनबुझा चूना क्विकलाइम हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड CaO। अगर इसी में बुझा हुआ चूना पूछता तो सेलेक्ट लाइम यानी CaOH होल ट्वाइस हो जाता। चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया हो जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण चूने का पानी दूधिया हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सीमेंट का मुख्य घटक है? तो सीमेंट का मुख्य जो घटक है वह चूना पत्थर, सिलिका और जिप्सम सभी हो जाएगा। सीमेंट जो प्रयुक्त होता है चूना पत्थर, सिलिका सबसे। अगर जिप्सम का इसमें फॉर्मूला पूछता तो CSO4 2H2O, और अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस का पूछता तो CSO4 हाफ H2O होता। एक कार बैटरी में प्रयुक्त अपघटक क्या होता है? तो कार बैटरी में अम्लराज प्रयुक्त होता है यानी सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। कार के बैटरी में प्रयोग होने वाला अम्ल रिपीट कर गया तो सल्फ्यूरिक एसिड। पीतल के बर्तनों को कलई करते समय गर्म बर्तन की सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाले अमोनियम क्लोराइड चूर्ण से निकलने वाला धुआं क्या है? तो अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। सोने का घोला जा सकता है तो सोने को एक्वारेजिया में घोला जा सकता है। यहाँ पे ऑप्शन है ही नहीं एक्वारेजिया। कार्बन मोनोऑक्साइड समूह का आबंध क्या हो जाएगा? तो कार्बन मोनोऑक्साइड समूह का आबंध कर्म 3 हो जाएगा। यूरेनियम से क्या बनता है? तो यूरेनियम से बिजली बनता है। पानी में घुलने पर उसे कठोर बनाने का वाला यौगिक क्या है? तो पानी में घुलने पर उसे जो कठोर बनाता है वह कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, क्लोराइड और सल्फेट्स। तो यहाँ पे कैल्शियम का बाइकार्बोनेट यानी CaHCO3 होल ट्वाइस हो जाएगा। ऑप्शन सी। क्षारीय लेड कार्बोनेट का व्यापारिक नाम क्या है? तो सफ़ेदा, वाइट लेड, PbCO3 PbOH होल ट्वाइस इसका फॉर्मूला होता है। निम्नलिखित में से किसका वजन सबसे अधिक होगा? तो सबसे अधिक वजन जो होगा वहाँ पे हम लोग इसका निकालेंगे। जो मास नंबर दिया हुआ है कार्बन 12 का तो 12, हाइड्रोजन का 22, ऑक्सीजन का 11। इसे कैलकुलेट करके निकालेंगे। एकक का कार्बन का कितना होता है मास नंबर 12, तो 12 गुने 12, हाइड्रोजन का 1 गुने 12, ऑक्सीजन का 16 होता है तो 16 गुने 11 और 0.2 मोल। सबको जोड़ने के बाद 0.2 से कर देंगे। बाकी इसी तरह सबसे सॉल्व करेंगे तो जो सबसे अधिक वजन हो जाएगा वह कैल्शियम कार्बोनेट के 2 मोल का हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ टिंडल प्रवाह दिखाएगा? तो टिंडल प्रवाह NaCl का घोल, दूध और स्टार्च सॉल्यूशन सभी दिखाता है। अब अगला चैप्टर धात्विक खनिज अयस्क गुणधर्म और उपयोग। लोहे का विशुद्धतम रूप क्या है? तो लोहे का सबसे शुद्ध रूप है वह पीटवा लोहा है। निम्नलिखित में से किसका गलनांक सबसे उच्च होता है? तो बोरॉन का गलनांक सबसे उच्च होगा। जो ऑप्शन दिया हुआ है बोरॉन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम और लोहा में। नीलम यानी रूबी किसका रासायनिक सूत्र है? तो Al2O3। एल्युमिनियम ऑक्साइड को हम लोग नीलम बोलते हैं। वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैस क्या है? तो वेल्डिंग में ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैस प्रयुक्त होता है। गैल्वेनाइज लोहे की पाइप पर परत क्या चीज़ का होता है? तो जस्ते का यानी जिंक का। वह तत्व जो मानव पसीने के माध्यम से उत्सर्जित होता है। तो मानव पसीने के माध्यम से जो उत्सर्जित होने वाला तत्व है वह है सोडियम, पोटासियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन। निम्नलिखित में से कौन सा एक लौह धात्विक खनिज है? अलौह धात्विक खनिज यहाँ पे हो जाएगा मैग्नीज, कोबाल्ट, निकेल, क्रोमियम। इन सब जो ऑप्शन में दिया हुआ है इसमें से अलौह धात्विक खनिज, तो अलौह धात्विक खनिज जिसमें कहते हैं जिसमें लोहा का अंश नहीं पाया जाता है। तो कोबाल्ट, टिन, तांबा, जस्ता इन सब अलौह धात्विक खनिज है। ट्यूबलाइटों और परखनलियों में प्रयोग किया जाने वाला ग्लास किससे बना होता है? तो ट्यूबलाइटों और परखनलियों में प्रयोग किया जाने वाला जो ग्लास है वह सिलिका, सीरियम ऑक्साइड तथा सोडियम सभी के ऑक्साइडों से बना होता है। निम्नलिखित में से किस धातु की विद्युत चालकता सबसे अधिक होगा? सोना, चांदी, तांबा और लोहा में विद्युत चालकता सबसे अधिक रजत यानी सिल्वर, चांदी का होगा।
निम्नलिखित में से कौन सबसे भारी धातु है? तो सोना, चांदी, प्लेटिनम और पारा में सबसे भारी धातु जिसका कि एटॉमिक नंबर ज़्यादा रहता है प्लेटिनम का हो जाएगा यहाँ पे। टूटी हुई हड्डियों की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो सॉरी, प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है या क्या है? तो यह जिप्सम है। अगला प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला हम लोग पहले भी देख चुके थे, CaSO4 हाफ H2O हो जाएगा। खनिज क्या है? तो खनिज अकार्बनिक ठोस पदार्थ है। सबसे अधिक क्रियाशील धातु क्या हो जाएगा? तो पोटासियम, उसके बाद सोडियम, फिर कैल्शियम। श्वेत धातु क्या होता है? तो श्वेत धातु जो हम लोग बोलते हैं, श्वेत धातु लेड और लिथियम या अन्य धातुओं तथा कैडमियम, बिस्मिथ व जस्ते की मिश्र धातु होती है। अब यहाँ पे कूट के रूप में दिया हुआ था, वो हम लोग देखते हैं। उत्कृष्ट धातुओं के संदर्भ में विचार करना है। उत्कृष्ट धातुएं प्रकृति में शुद्ध रूप से में प्राप्त होती है, तो उत्कृष्ट धातुएं प्रकृति में शुद्ध रूप में प्राप्त होती है, ये सही है। यूरेनियम एवं सीसा उत्कृष्ट धातुओं का उदाहरण है, ये गलत हो जाएगा। ये यूरेनियम रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, तो उत्कृष्ट धातुएं प्रकृति में शुद्ध रूप में पाया जाता है, यही हो जाएगा। प्लेटिनम, गोल्ड, सिल्वर, ये सब उत्कृष्ट धातुएं के एग्जाम्पल है। निम्न धातुओं में कौन समान ताप पर द्रव है? तो सीसा, निकिल, टीन और पारा में जो द्रव धातु है वह है पारा यानी मरकरी। किस खनिज में रेडियम प्राप्त किया जाता है? तो पिच ब्लेंड से। वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग के बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है, वह धातु क्या है? तो तांबा। तांबा में हरा रंग, चांदी में काला रंग जम जाता है इरोजन के कारण। निम्नलिखित में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है? तो हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, इन सबों से लोहा प्राप्त किया जाता है। विरंजक चूर्ण कौन सा कथन असत्य है? विरंजक चूर्ण के बारे में और देखना है। जल में अधिक विलय होता है, हल्के पीले रंग का चूर्ण है, ऑक्सीकारक है, तनु अम्ल की प्रतिक्रिया से क्लोरीन निष्कासित करता है, तो इसमें से जो असत्य है चुनना था, तो असत्य हो जाएगा। जल में अधिक विलय नहीं होता है विरंजक चूर्ण। जिस धातु कण प्रक्रिया के अंतर्गत धातु मिश्रित अवस्था में पाई जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो परगलन। जस्ते में से एक बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि में क्या होता है? तो जस्ते से एक बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि में बर्तन को ऋण ध्रुव और जस्ते का धन ध्रुव बनाया जाता है, यानी बर्तन को कैटायन लेंगे और जिसका परत चढ़ाना होगा उसको हम लोग एनोड लेंगे। तो यहाँ जस्ते का परत चढ़ाना है, तो जस्ते का एनोड यानी धन आवेशित लेंगे और बर्तन को ऋण आवेशित। जंग लगे लोहे के वजन में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन होता है? तो जंग लगे लोहे में इसका जो वजन होता है वह लंबे समय तक बना रहता है, बढ़ जाता है, लंबे समय जंग लगे लोहे में का वजन बढ़ जाता है। जस्ते बनता है, जस्ते से क्या बनता है? तो जस्ते से विद्युत बैटरी बनता है। Al2O3 2SiO2 2H2 निम्नलिखित में से किसका रासायनिक सूत्र है? तो चीनी मिट्टी का। एल्युमिनियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड और सिलिकॉन ऑक्साइड और डबल हाइड्रेट यानी H2O किसका मिश्रण है? तो चीनी मिट्टी का रासायनिक सूत्र है। निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन है? तांबा, एल्यूमिनियम, यूरेनियम और चांदी में सबसे भारी धातु यूरेनियम हो जाएगा। ऐसे नेचुरली में सबसे भारी धातु अगर पूछा जाता तो ऑस्मियम। पीतल में कौन सी धातुएं होती है? तो पिताजी, इसका फुल फॉर्म होता है पी से पीतल, ता से तांबा, जी से जिंक, तो पिताजी तांबा और जस्ता का मिक्सचर। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है, तो स्टेनलेस स्टील कार्बन, निकेल और क्रोमियम का मिश्र धातु है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु संक्षारण नहीं होती है? तो संक्षारण जो नहीं होगा वह सोना और प्लेटिनम, इन दोनों में नहीं होगा। ग्रेफाइट और हीरे के निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो ग्रेफाइट और हीरे वे एक समान रासायनिक प्रतिक्रिया से गुजर सकते हैं, ये हो जाएगा। पीतल का घटक हम लोग देख चुके थे, जस्ता और तांबा।
पारद धातु मिश्रण है तो पारद धातु जो मिश्रण है पारद युक्त मिश्र धातु होती है उसमें ग्रेफाइट और हीरे के बारे में निम्नलिखित पर विचार करना था कौन सही है। तो वे एक समान रासायनिक प्रतिक्रिया से गुजर सकते हैं, दोनों कार्बन का अपरूप है। शुष्क बर्फ है तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है तो एक लोहे और क्रोमियम का मिश्र धातु है। निम्नलिखित में से कौन से धातु संक्षारण नहीं करते, ये हम लोग अभी देख चुके थे। निम्नलिखित में से किसे शुष्क बर्फ करते हैं, तो ये भी क्वेश्चन रिपीट कर गया है। तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। शुष्क बर्फ क्या है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। सोडा वाटर की बोतलें खोलने पर निकलने वाली गैस क्या है, तो कार्बन डाइऑक्साइड। निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं होता है, तो कार्बन नहीं होता है तो यहाँ पे हीरा, कोयला और ग्रेफाइट, इन सबों में कार्बन होता है क्योंकि सब कार्बन का ही पार्ट है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। निम्न में से किसे सख्त हार्ड कहते हैं, तो जो सबसे ज़्यादा हीरा हार्ड है उसे हम लोग हीरा जानते हैं। डायमंड सबसे कठोर पदार्थ। वाहनों से निकलने वाली गैस कौन सी है, तो वाहनों से निकलने वाली जो गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन, ये सभी हो जाएगा। स्टील को कठोरता प्रदान के लिए बढ़ाई जाती है कार्बन की मात्रा। हीरा अपरूप है कार्बन का। हीरे और ग्रेफाइट के बारे में निम्नलिखित में से विचार करना है। हीरा और ग्रेफाइट दोनों ही कार्बन का एलोट्रॉप्स मीन अपरूप है, लेकिन ना तो इनमें कोई क्रिस्टलीय संरचना पाया जाता है और ना ही कठोरता संरचना। ग्रेफाइट 2D फॉर्म में पाया जाता है जबकि हीरा 3D फॉर्म में पाया जाता है। अक्रिस्टलीय कार्बन का शुद्धतम रूप क्या है, तो दीपक की कालिख। प्रयोगशाला में विकसित हीरे के संदर्भ में हीरे के बीज के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, तो ग्रेफाइट का। फुलरिन अथवा बक्की बॉल कार्बन परमाणुओं का बना होता है, कार्बन 40 फ्लोरीन अथवा बक्की बॉल कार्बन 60 से बना होता है, कार्बन के 60 परमाणुओं से। अब हाइड्रोजन और उसके यौगिक को देखना है। निम्नतम अवस्था में हाइड्रोजन परमाणु की कक्षा में इलेक्ट्रॉन की चाल होती है, तो हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की कक्षा में चाल होता है प्रकाश की चाल का 1/137वां भाग। हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा, तो पानी। एक तत्व X की बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के साथ इसके यौगिक का सूत्र क्या हो जाएगा, तो XH4 हो जाएगा। भारी पानी व पानी होता है जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटॉप ले लेता है। ड्यूटेरियम ऑक्साइड को हम लोग भारी पानी, हैवी वाटर के नाम से जानते हैं। हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक है वह हो जाएगा नाइट्रोजन। पृथ्वी के वातावरण में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली गैस क्या हो जाएगा, तो नाइट्रोजन। वाटर गैस फॉर्मूला मिक्सचर है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का। अब सल्फर, नाइट्रोजन, हैलोजन और अक्रिय गैस देखना है। तो ब्रोमीन क्या है, तो ब्रोमीन एक लाल द्रव है। तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा क्यों जल जाती है, तो क्लोरीन की उपस्थिति के कारण। हाइड्रोफ्लोरिक एसिड कांच की बोतल में नहीं रखा जाता है क्योंकि वह अभिक्रिया करता है, तो कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया कर लेता है। सल्फर हेक्साक्लोराइड अणु का आकार कौन सा है, तो सल्फर हेक्साक्लोराइड अणु का आकार अष्टफलकीय हो जाएगा। हाइस गैस क्या है, तो नाइट्रस ऑक्साइड को हाइस गैस, लाफिंग गैस बोलते हैं। निम्न में से किसे हंसने वाली गैस बोलते हैं, तो अभी हम लोग देखें नाइट्रस ऑक्साइड। निम्नलिखित में से किस गैस को वायुमंडलीय प्रदूषक माना जाता है, तो सल्फर डाइऑक्साइड। वायु में कौन सी गैस नोबेल नहीं होती, तो हीलियम, आर्गन, नियॉन ये होता है। तो वायु में जो नहीं रहता है वह रेडॉन नोबेल गैस नहीं पाया जाता, यानी अक्रिय गैस जो रेडॉन है वह वायु में नहीं पाया जाता है। अब अम्ल क्षार लवण चैप्टर देखेंगे। निम्न में से किसका पीएच मान 7 है, तो शुद्ध पानी का पीएच मान 7 होता है, या फिर उदासीन विलयन का पानी पीएच मान 7 हो जाएगा।
निम्नलिखित में से किस विलयन के पीएच का मान 7 से अधिक हो जाएगा? तो 7 से अधिक क्षारीय और 7 से कम अम्लीय। पानी का पीएच मान लगभग कितना होता है? तो 7। एक घोल का पीएच मान 3 से 6 बदल जाता है। H+ आयन की सांद्रता क्या हो जाएगी? तो 1000 गुना से कम हो जाएगा। तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या होगा? तो बेसिक और एसिडिक। किस पदार्थ का एक अन्य पदार्थ के साथ गर्म करने से अम्ल बनता है? तो सोडियम क्लोराइड। कुछ धातु ऑक्साइड अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया कर नमक और पानी बनाते हैं, इन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण क्या है? तो एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा हुआ है। ये दोनों उभयधर्मी ऑक्साइड के एग्जाम्पल है जो अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया कर नमक और पानी बनाता है। अम्ल धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया कर क्या बनाता है? तो अम्ल धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया कर कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करती है। ये यहाँ पूछा हुआ था कौन सा गैस मुक्त करती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। आपको 3 परख दी गई, उनमें से एक में आसुत जल मीन शुद्ध जल रखा गया है और अन्य 2 में, एक में अम्लीय विलयन, दूसरे में क्षारीय विलयन। तो इनमें से किसमें लाल लिटमस पत्र नीला हो जाएगा? तो लाल लिटमस पत्र नीला हो जाएगा क्षारीय विलयन में। और अगर इसी में नीला लिटमस पत्र लाल हो जाने वाला पूछता तो अम्लीय विलयन। अगला क्वेश्चन, शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पत्र का रंग क्यों नहीं बदलती? तो शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पत्र का रंग इसलिए नहीं बदलते क्योंकि कोई H3O+ आयन मौजूद नहीं होता है। लिटमस केवल H3O+ आयन की उपस्थिति में रंग बदलता है। लिटमस पेपर केवल हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिनियम आयन जैसे आयनों की उपस्थिति में ही रंग बदलता है। अब हाइड्रोकार्बन चैप्टर देखेंगे। एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के 2 परमाणु द्विबंध होता है, जुड़े होते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो 2 परमाणु द्विबंध एल्कीन, सिंगल एल्केन और ट्रिपल एल्काइन हो जाता। ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है, तो ऑक्सीजन अनुपस्थित कांच, सीमेंट, मिट्टी और किरोसिन में अनुपस्थित होता है ऑक्सीजन। सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो ब्यूटेन। ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक क्या है? तो ग्रीन हाउस गैसों का मुख्य घटक कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन और ओजोन हो जाएगा। ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक अभी डिस्कस किए। बायोगैस का निम्न में से कौन सा अवयव है? तो मीथेन। बेंजीन में सिग्मा और पाई बॉन्डों की संख्या कितना है? तो बेंजीन में जो सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा यानी जो सिंगल बॉन्ड हो जाएगा वह 6 और डबल बॉन्ड 3। तो सिग्मा बॉन्ड 12, सिंगल बॉन्ड को हम लोग सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं और डबल बॉन्ड को पाई बॉन्ड। तो बेंजीन में सिग्मा बॉन्ड की संख्या 6 और पाई बॉन्ड की संख्या 3 हो जाएगा। कोयले का उपयोग होता है तो जलाने में। एल्कोहल, अगला चैप्टर। एल्कोहल को कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तित किया जा सकता है तो मात्र ऑक्सीडेशन द्वारा। शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? तो इथाइल एल्कोहल। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? तो आइसोप्रीन का। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? आइसोप्रीन का। टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किसका एक बहुलक है? तो टेफ्लॉन टेट्राफ्लोरोएथिलीन का बहुलक है। बेकेलाइट किसके संघनन से बनता है? तो फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड। अब मिलान करना था सूची 1 को सूची 2 से। एक तरफ पदार्थ है और उसका उपयोग, तो एस्पार्टम का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो एस्पार्टम का उपयोग कृत्रिम मधुरक के रूप में किया जाता है। फ्रियोन का उपयोग प्रशीतक के रूप में। नियोप्रीन का उपयोग संश्लेषित रबर में और बेनाड्रिल का उपयोग प्रतिहिस्टेमिन के रूप में किया जाता है। बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? जो फाइबर है वह केवलर। तो बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में केवलर नामक फाइबर का प्रयोग किया जाता है। HHX का पूर्ण रूप क्या है? तो HHX का जो पूर्ण रूप हो जाएगा वह हो जाएगा हाई मेल्टिंग एक्सप्लोसिव। हाई मेल्टिंग एक्सप्लोसिव HHX का पूर्ण रूप हाई मेल्टिंग एक्सप्लोसिव कार्बनिक अम्ल। अगला चैप्टर,
फलों को ज़बरदस्ती पकाने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो एथिलीन। नींबू खट्टा किस कारण होता है? तो साइट्रिक एसिड के कारण। यहाँ एक फॉर्मूला दिया हुआ है, उस कौन अम्ल को बोला जाता है? ऑक्जेलिक एसिड का यहाँ फॉर्मूला दिया हुआ है COOH। COOH जो फॉर्मूला होता है ऑक्जेलिक एसिड का। एसिटिक अम्ल की गंध किसके समान होती है? तो सिरका के समान। 1945 में नागासाकी जापान में गिराए गए बमों में कौन सा विस्फोट प्रयुक्त किया गया था? तो नागासाकी में प्लूटोनियम का प्रयोग किया गया था, फैटमैन जिसका नाम था। निम्न में से किस रसायन के कारण पटाखा फूटने से धमाकेदार लाल रंग का हो जाता है? तो अस्ट्रोनशियम के कारण लाल रंग का और बेरियम के कारण हरा रंग। विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन क्या है? तो एक एस्टर है। वह उपकरण जो ईंधन की रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में जो बदलता है ईंधन सेल हो जाएगा। सिरके का रासायनिक फॉर्मूला होता है एसिटिक एसिड। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित होता है? अभी हम लोग देखें एसिटिक एसिड। निम्नलिखित में से कौन सा तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का मुख्य घटक है? तो पेट्रोलियम गैस का मुख्य घटक जो है वह है ब्यूटेन और प्रोपेन। निम्नलिखित में से किसकी ऑक्टेन संख्या शून्य है? तो ऑक्टेन संख्या जिसका शून्य होता है हेप्टेन की ऑक्टेन संख्या शून्य होता है। सीएनजी का मुख्य घटक क्या है? तो सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का मुख्य घटक मीथेन है, CH4। घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त एलपीजी में मुख्यतः क्या होता है? तो अभी हम लोग ये भी देखें ब्यूटेन और प्रोपेन। ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है केरोसिन में, हम लोग पहले भी देख चुके थे। पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से उत्पन्न क्या होता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड। जब पेट्रोल और डीजल पूर्ण रूप से नहीं जलता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न होता है। पेट्रोल की गुणवत्ता किसमें किया जाता है? तो पेट्रोल की गुणवत्ता PO कम, यहाँ हम लोग इसको मैचअप कर सकते हैं। PO से पेट्रोल को ऑक्टेन से, अगर डीजल का पूछता तो C10 ऑक्टेन पेट्रोल का, C10 डीजल का। स्वचालित कारों में सामान्यतः कौन सा तेल लगाया जाता है? तो स्वचालित कारों में पेट्रोल उपयोग होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है वो हम लोग को यहाँ पे देखना था। तो कपास गर्मियों में कपड़े के रूप में प्रयोग के लिए उपयुक्त है क्योंकि यह नमी को अवशोषित करता है, ये सही है। सीढ़ी बनाने के लिए पॉलीकार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है, ये भी सही है। टेफ्लॉन का उपयोग नॉन स्टिक रसोई के सामान की कोटिंग के लिए किया जाता है, ये भी सही है। एक्रेलिक को कृत्रिम रेशा भी कहा जाता है क्योंकि यह कपास से तैयार होता है लेकिन रेशम की तरह चमकता है, ये गलत हो जाएगा। रेयॉन को जो कृत्रिम रेशा मुख्य रूप से है वह रेयॉन है। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस क्या है? तो हाइड्रोजन। आयोडीकृत लवण में होता है, तो आयोडीकृत लवण में जो होता है वह पोटेशियम आयोडाइड हो जाएगा। खाने का नमक किससे बना होता है? खाने का नमक यानी NaCl सोडियम क्लोराइड किससे बना होता है? तो मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से। ट्राइग्लिसराइड क्या है? तो ट्राइग्लिसराइड वसा है। कुकिंग ताप पर स्थिर रहने वाले क्लोरीन युक्त कृत्रिम स्वीटनर जिसका रूप तथा स्वाद शक्कर की तरह होता है, निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सुक्रोज। निम्न पदार्थों में से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं के परिरक्षण हेतु उपयोग होता है? तो खाने की वस्तुओं को परिरक्षण के लिए सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है जिसका फॉर्मूला होता है C6H5COONA। खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस मुख्यतः क्या है? तो खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस जो मुख्यतः है मीथेन। कार्बोहाइड्रेट के अपघटनोपरांत अंतिम रूप से क्या बनता है? तो ग्लूकोज।
एल्कोहलिक खमीर का आखिरी उत्पाद क्या है? तो इथाइल अल्कोहल। ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदला जाता है? तो जाइमेज। ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6। मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन एलिथ्रीन। मिलान करना है। त्वचा कैंसर किस कारण से होता है? तो त्वचा कैंसर पराबैंगनी प्रकाश के से होता है। ध्वनि प्रदूषण कार्बन डाइऑक्साइड से ध्वनि प्रदूषण डेसिबल से मापा जाता है। वैश्विक तापमान कार्बन डाइऑक्साइड और ओजोन क्षेत्र क्लोरोफ्लोरोकार्बन। एंटीबायोटिक औषधि का एक उदाहरण क्या है? तो पेनिसिलिन, जो कि प्रतिजैविक है, जो कि कवक से बनता है। अगर इसे मैं क्लोरोक्विन पूछता तो मलेरिया रोधी है ये है, जो कि कुनियन की छाल से प्राप्त होता है। जिन डिब्बों में खाना पैक किया जाता है उन पर टीन की परत चढ़ी होती है, ना कि जिंक की, क्योंकि जिंक टीन की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील है। मेडिकल केमिस्ट्री में दवाओं का वर्गीकरण किस आधार पर सबसे अधिक उपयोगी है? तो आणविक लक्ष्य के आधार पे। 100% शुद्ध एथेनॉल को कहा जाता है, तो 100% शुद्ध एथेनॉल को जो कहा जाता है वह पूर्ण शराब कहा जाता है। तो पूर्ण शराब जो होता है उसमें 100% शुद्ध एथेनॉल होता है, जिसका फॉर्मूला होता है C2H5OH। हरित रासायनिक ग्रीन केमिस्ट्री शब्द किससे संबंधित है? तो ग्रीन केमिस्ट्री जो शब्द संबंधित है वह खतरनाक रसायनों के उपयोग को कम करके रासायनिक यौगिकों को संश्लेषित करने की एक प्रक्रिया। वास्तविक विश्व के पर्यावरण समस्याओं के नवीन वैज्ञानिक समाधान। वह प्रक्रिया जो मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण पर रासायनिक प्रतिक्रियाओं के नकारात्मक प्रभाव को कम करती है। तो सभी हो जाएगा इसका आंसर। अपमार्जक अगला चैप्टर। कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाला डिटर्जेंट क्या है? तो सल्फोनेट। साबुन फ्रीज ग्रीज को हटाता है पाइसीकरण द्वारा, इमल्सीकरण। अपमार्जक डिटर्जेंट क्या है? तो डिटर्जेंट शोधन अभिकर्ता है। निम्न में से कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयोग होता है? तो वनस्पति तेल। जल की अस्थायी कठोरता का कारण है कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट। यूरिया का उपस्थित होता है, तो यूरिया में कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन रहता है, जिसका फॉर्मूला होता है NH2CO ये होता है यूरिया का फॉर्मूला, जिसका इसका भार अप्रोक्स होता है 46.67%। यूरिया में लगभग नाइट्रोजन होता है 46.67% कुल भार का। रासायनिक रूप में यूरिया को कार्बामाइड कहते हैं। फेराडे स्थिरांक क्या है? तो सार्वभौमिक स्थिरांक है फेराडे। 1 फेराडे इक्वल टू लगभग 96,500 होता है, उसका मान 96,500 कैलोरी पर मोल। निम्न में से कौन सा रेडियोधर्मी तत्व नहीं है? तो यूरेनियम, रेडियम, कैडमियम, थोरियम। इन सबों में कैडमियम रेडियोधर्मी तत्व मीन्स रेडियो एक्टिव एलिमेंट नहीं है। बाकी यूरेनियम, थोरियम और रेडियम ये रेडियो एक्टिव तत्व है। निम्न में से किसे सबसे अच्छा अग्निशामक कौन है? तो सबसे अच्छा अग्निशामक जो मिट्टी, ऑक्सीजन, जल और कार्बन डाइऑक्साइड में यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। निम्न में से किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है? तो अम्ल वर्षा में सबसे अधिक H2SO4 होता है। उस वैज्ञानिक का नाम बताएं जिसने कहा था कि पदार्थ को ऊर्जा में बदला जा सकता है। तो आइंस्टीन ने कहा था। अम्ल वर्षा होती है, तो अम्ल वर्षा कारखानों से, कोयला जलाने से, इन सबों से होता है, जिसका सोर्स सल्फर डाइऑक्साइड और या फिर नाइट्रोजन के ऑक्साइड या सल्फर के ऑक्साइड होता है, उन सबों से अम्ल वर्षा होता है। पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वालों की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर पर जो उपयुक्त किया जाता है प्रयोग वो क्या है? तो वह पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड, इन दोनों का प्रयोग किया जाता है। ब्रेथ एनालाइजर में जो यूज किया जाता है नशा जांच में। पोटेशियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला होता है K2Cr2O7। अम्ल वर्षा का घटक क्या है? तो HNO3, H2SO4, CO3 और AB दोनों। तो अम्ल वर्षा का घटक यहाँ हो जाएगा HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड दोनों। मिश्रण के विभिन्न द्रवीभूत
घटकों को उपयुक्त पदार्थ पर अधिशोषण द्वारा अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो क्रोमेटोग्राफी। मिश्रण के द्वारा जो घटक को अलग किया जाता है उसे हम लोग क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। ऐसे पदार्थ जो बिना रासायनिक प्रतिक्रिया के अन्य पदार्थों से नमी को आसानी से अवशोषित कर लेता है उसे हम लोग जल शोषक कहा जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड में प्रदूषित वायु में सांस लेना खतरनाक क्यों है? क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ संयोजन करता है और संयोजन कर रक्त परिसंचरण तंत्र को यह बाधित करता है, जिससे पूर्ण रूप से ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता। एक्सरे में एक्स का मतलब क्या है? तो एक्सरे में एक्स का जो मतलब होता है अननोन, अज्ञात। कौन सी गैस अपने ग्रीन हाउस प्रभाव से ग्लोबल वार्मिंग में योगदान करती है? तो जो ग्रीन हाउस गैस से ग्लोबल वार्मिंग में जो योगदान करता है वह गैस कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड जलवाष्प सभी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा प्रतिक्रिया की दर को धीमा करता है? तो प्रतिक्रिया की दर को जो धीमा करता है यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ है एक भी सही नहीं होगा। विषमांगी उत्प्रेरक, उत्प्रेरक वर्धक, समांगी उत्प्रेरक, ये से एक भी सही नहीं हो जाएगा। ये सब प्रतिक्रिया की दर को बढ़ा देता है। तो फ्रेंड ये था 38वीं बीपीएससी से 69वीं बीपीएससी में जो पूछा गया था केमिस्ट्री मीन्स रसायन विज्ञान का प्रीलिम्स में जो क्वेश्चन था, जो कि आने वाला कोई भी एग्जाम है उसके लिए एक अति महत्वपूर्ण क्लास था। फ्रेंड हम लोग देखें कि कितना क्वेश्चन रिपीट करता है। फ्रेंड आप सबों से पुनः एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और जो भी चैनल में नए विजिट किए होंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले। और जिनको कुछ भी इन्फॉर्मेशन लेना हो तो टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप सब वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक आप सब अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।